जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। और हुआ क्या, पाकिस्तान का सबसे मकबूल और सबसे ताकतवर आदमी वो इमरान खान है, वो साबिक वजीर आज़म है। पाकिस्तान में इमरान खान से ज़्यादा लोग किसी को नहीं जानते। अगर आप पाकिस्तानियों से नाम पूछें किसी एक आदमी का तो ज़्यादा पाकिस्तानी इमरान खान को जानते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ का नाम आ जाएगा, बेनज़ीर क्योंकि शहीद हो गई हैं। तो आसिम मुनीर को बहुत सारे पाकिस्तानी उनको पता भी नहीं होगा ये कौन आदमी है। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसे ही है। और याया अफरीदी का तो बिल्कुल ही किसी को नहीं पता होगा। तो पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर मजबूत आदमी है और पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल आदमी है, जिसको करोड़ों लोगों ने वोट डाला, जो साबिक वजीर आजम है, उसको तो आप इंसाफ दे नहीं पा रहे। तो आप कैदियों के हकूक की बात कैसे कर सकते हैं? आम कैदी को उसका हक मिले ये तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो जो हक है वो साबिक वजीर आजम को बतौर कैदी उसका हक नहीं मिल रहा। 8 महीने से उसकी मुलाकातें नहीं हो रही। उसकी बहनें जाती हैं हर हफ्ते मिलने के लिए और आप जेल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जेल का अमला उसका वकालतनामा साइन करवा कर नहीं दे रहा। आप जेल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जेल में उसकी बीवी चिल्लाती रही, खातून अव्वल साबिक, कि मेरी आंख में तकलीफ है और ये मजाक समझते रहे। और जब डॉक्टर आया तो फौरी तौर पे उसको अस्पताल में शिफ्ट किया। एक आंख उसकी बंद है, दूसरी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक साबिक वजीर आजम अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा। वीडियो लिंक तो बहुत दूर की बात है, बच्चों के साथ वैसे ही बात नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ इन्होंने कहानियां बनाई हुई है। कैद तन्हाई के अंदर लोगों को रखा हुआ, वो केस भी अदालत में चल रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हर आम कैदी को इंसाफ देने से पहले क्या वो पाकिस्तान के अंदर साबिक वजीर आजम को इंसाफ दे पाए। फिर एक के बाद एक झूठ बोलते हैं कि जनाब हमारे सूबे में बहुत अच्छा। सुहेल अफरीदी ने दावा किया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जेलों की हालत बहुत अच्छी है। आप पूछ लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में जेलें काटी हैं निगरान दौरे हुकूमत के दौरान, वो आपको बताएंगे कितनी अच्छी है सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर मुख्तलिफ है, थोड़ा सा माहौल और तरह का है, लेकिन जेलों की हालत कोई बेहतर नहीं है। ये कहानी आप सुना के लोगों को बहला नहीं सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मरियम नवाज ने कह दिया जी मैंने बटन लगा दिया, ये कर दिया, कोई बटन नहीं है। जो लोग जेलों में उनसे आप पूछ लें, मैं जेल काट के आया हूं, कोई बटन नहीं, कोई सहूलत नहीं है। बच्चों के साथ क्या किस किस्म का सलूक किया जाता है, छोटे बच्चे जो जेल में चले जाते हैं, खवातीन के साथ क्या किया जाता है, कैदियों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये इस्लाहात रफ्ता रफ्ता जितनी हुई है उतनी हुई है। जेलों में तो गुंजाइश ही नहीं है कैदियों को रखने के लिए। एक एक बैरक में जहां पे 4 बंदों की जगह है वहां पे 40 बंदे भी बंद किए होते हैं इन्होंने। मैं जब जेल में था तो इस एक बात के ऊपर लड़ाई हो गई कैदियों में। ये मुझे आज वाकया याद आ गया कि वो बंदा जो एक छोटा सा वॉशरूम अंदर बना हुआ था ना सेल के अंदर, वो उसके अंदर नहाने की कोशिश कर रहा था तो उसका पानी उछल के बाहर आ गया। तो बाहर एक बंदा लेटा हुआ था, उसके ऊपर पानी गिर गया। वो जंग लगी वहां पे, अंदर ही मार मार के एक दूसरे को उन्होंने बुरा हाल कर दिया। पूरी जेल के अंदर रोला पड़ गया जनाब, सारे भाग के आए। बाद में बंदों को बाहर निकाल के टॉर्चर कर रहे हैं, सबको सुनवा रहे हैं कि देखो हम इन्हें मार रहे हैं। रात तक मारते रहे। ये मैं आपको लाहौर वाली जेल की बात बता रहा हूं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने वहां पे जनाब मरियम नवाज ने अपने रोने धोने शुरू कर दिए कि जनाब जेल में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कैद तन्हाई में रही, मुझे किताबें भी नहीं मिलती थी, मुझे सब झूठ और फ्रॉड। मरियम नवाज की वीडियो मुझे नैब के ऑफिसर ने खुद दिखाई थी। जब मरियम नवाज वहां पे कैद थी तो नैब के ऑफिसर ने मुझे खुद वीडियो दिखाई मरियम नवाज की, जिसमें मरियम नवाज टेलीफोन इस्तेमाल कर रही थी वहां पे कैदी के तौर पे। जेल में तो सिग्नल नहीं आते, ये जब नैब के पास थी वहां पे कैद में। पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी किताबों की, टीवी लगा हुआ था, बेहतरीन माहौल था, हर चीज में असर थी। ऐसा बेड लगा हुआ था और कमरा जो था वो पूरा का पूरा इस तरह था जैसे कोई बेडरूम होता है। और वहां पे मरियम नवाज उनको धमकियां लगा रही थी। और वो एक पुलिस वाली थी जिसने ला के वो टेलीफोन दिया था मरियम नवाज को। और वो पुलिस वाली का जब फोन पकड़ा गया तो वो उसके अंदर मरियम नवाज को गुड़िया बाजी कह के बुलाती थी। बाद में ये बात साबित भी होगी कि मरियम नवाज को घर में गुड़िया बाजी कहते हैं। ये इनकी जेल थी। नवाज शरीफ को रोजाना जेल के अंदर 22 बंदे मिलने जाते थे, एवरेज निकालें तो एक एक दिन में 150-150 बंदे की भी नवाज शरीफ साहब ने भुगताया जेल के अंदर बैठ के। इनकी जेल नहीं थी। ये कहानियां सुनाते हैं मेरी शुगर लो हो गई तो मैंने कपड़े इस्त्री किए फ्राई पैन के साथ, तो मैं जनाब कहते तन्हाई में चली गई। तो इतने गम और दुख। और जो जेल मरियम नवाज देखने के लिए गई वजीर आला बनने के बाद, जनाब मुझे वो जेल दिखाई जाए तो वो जेल अगर आप देखें तो चंगा भला कमरा है, उसके अंदर एसी लगा हुआ है, उसके अंदर सारी सहूलियात हैं, उसके साथ वॉशरूम अलग अटैच वॉशरूम है उसके साथ। इमरान खान का कमरा देखें ना, कोई मुवाजना बनता ही नहीं है। ये झूठ चुताली इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ कि ये कहानी सुनाएंगे लोग यकीन कर लेंगे। सुहेल अफरीदी उन्होंने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए चीफ जस्टिस के, आप मेरे इलाके के हैं, मेहरबानी करें।
और अडयाला जेल से इस्लाहात का आगाज करें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो सहूलत दी जाए और उनके बेटों के साथ उनकी वीडियो लिंक पे बातचीत करवाई जाए, और इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो उनकी बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। ये तरले मिन्नत और वास्ते दिए जा रहे हैं, मेरे इलाके के हैं आप। यार ये क्या कमजोरी है, ये क्या तरीका है? आप कानून की और इंसाफ की बात करें। ये मुल्क उसूलों के साथ चलेगा, तरले और मिन्नतों के साथ और झूठ के साथ नहीं चलेगा। एक वजीर आला वो तरले मिन्नतों पे उतरा हुआ है, वो रिक्वेस्टें कर रहा है जनाब मेरे साबिक वजीर आजम की, मेरी पार्टी के लीडर की मुलाकात करवा दें, और दूसरी वजीर आला झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। तो इस तरह ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, और यही तरीका वारदात है एस्टेब्लिशमेंट का। वो दबाती है दबाती है दबाती है, और उसके बाद जनाब दूसरे को ले आती है, फिर इसको ले आती है। वो डिवाइड एंड रूल करते हैं, आपस में लड़ते जाओ, एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार मजबूत करते जाओ। बलूचिस्तान का वजीर आला वहां बैठा हुआ है जहां पे निजी जेलें हैं आज भी। सरफराज बुगटी वहां बैठा हुआ है, मुंह उठा के चीफ जस्टिस की कौमी कॉन्फ्रेंस में चला गया, जिस सूबे के अंदर आज भी निजी जेलें हैं। मैंने खुद देखी है, मुझे इल्म है, मैं जानता हूं कहां कहां पे निजी जेलें हैं, और वो कायम है, और वो इनके जानने वाले लोग हैं जिन्होंने वो जेलें बनाई हुई हैं, उनके अंदर वो बंदों को बंद करते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं। ये एक वीडियो आई अभी, एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। इस वजीर आला का बनता है किसी भी कौमी कॉन्फ्रेंस में जाना? ये इंतहाई तशवीशनाक इतला है। शाहिद हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि वद के करीब कोयटा कराची कौमी शाहराह, ये जो कोयटा से कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह है ना, वहां पे नामालूम मुसल्लह अफराद खड़े हुए हैं और उनकी मौजूदगी में भारी मशीनरी लाई गई है। वो मशीनरी लेकर आए और एक्सीवेटर के जरिए से एक जो अहम राबता पुल है जो बलूचिस्तान को कराची के साथ मिलाता है, उस पुल को गिराया जा रहा है। ये देख लें आप, ये हो रहा है कि जो पुल बलूचिस्तान को कराची के साथ कनेक्ट करता है, शाहिद हुसैन साहब ने वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो के मुताबिक उस पुल को गिराया जा रहा है ताकि कराची का या सिंध का बलूचिस्तान से राब्ता काट दिया जाए। मुसल्ला लोग वहां पे खड़े हुए हैं, हैवी मशीनरी के साथ गिरा रहे हैं। और उस सूबे का जो वजीर आला है वो किधर है? वो जनाब कौमी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है। हद हो गई वैसे। और ये मनाजिर देख के मैं हैरान रह गया। और वजीर आला कहता है कि बलूचिस्तान का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जहां हुकूमत की रिट ना हो। मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला को 4 इलाके बताता हूं बगैर सिक्योरिटी के, वहां जाकर मुझे दिखा दें। 4 क्या 40 इलाके बताता हूं मैं बगैर सिक्योरिटी के, मुझे वहां पे जाके दिखा दें। सवाल ही पैदा नहीं होता ये मगरिब के बाद घर से भी बाहर निकल आए। ये जब तक पूरी फौज इनके साथ ना चले, ये अपने इलाके में नहीं जा सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान में पासपोर्ट रैंकिंग नई जारी हो गई। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में आलमी सतह के ऊपर जारी हुई है। और ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ये जारी करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग आलमी सतह पे, और इन्होंने जो नई रैंकिंग जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हमसे बुरे रह गए हैं। थोड़ी सी मेहनत और आसिम मुनीर साहब करें ना तो हम ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ 3 दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो हमसे ज़्यादा बुरे हैं, और वो तीनों ममालिक के जब मैं नाम लूँगा ना तो आपको शर्म आएगी। उनमें एक इराक है जहां तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है, यानी वो इराक जिसको 2 दहाइयों तक बदतरीन जंग के अंदर मुसल्लत किया गया, जिसके ऊपर बम मार मार के तबाह किया गया, जहां पे कत्लो गारतगिरी का एक बाजार गर्म है, तो मिलियन के करीब वहां पे लोग मारे गए हैं। वो इराक हमसे बुरा है, एक मुल्क। दूसरा अफगानिस्तान जहां 20 साल तक जंग हुई है, तालिबान की हुकूमत है। और तीसरा पासपोर्ट वो जनाब शाम का है जहां पे खाना जंगी लगी हुई है और जंग पे जंग वहां पिछले कई सालों से चल रही है। ये 3 मुल्क सिर्फ हमसे बुरे हैं, उसके बाद हम पूरी दुनिया से बुरे हैं पासपोर्ट की रैंकिंग में। पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया बुरे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर। बेहतर पासपोर्ट नहीं, बदतरीन पासपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान से बेहतर पता कौन से मुल्क हैं? यमन, ईरान, जंग लगी हुई है। इसराइल हमसे बेहतर है, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, बांग्लादेश वो भी हमसे बहुत बेहतर है। ये एक सूडान के अंदर खाना जंगी चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, वो भी हमसे, उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। कांगो, इसका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। भूटान, नेपाल, सोमालिया, नाइजेरिया, ये वो सारे ममालिक हैं। कीनिया, इनके पासपोर्ट हमसे बहुत बेहतर है। चाड, माली, इंडिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना, इन सब के पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है।
आप अंदाजा करें कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने किया है, और इसको पाकिस्तान भुगत रहा है, और हर पाकिस्तानी भुगत रहा है जिसके पास ये पासपोर्ट है। क्योंकि जब आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं होती तो पूरी दुनिया में आपको वो वैल्यू नहीं मिलती। कहानी हर चौथे दिन ये सुनाते हैं कि जनाब हम जैसे ही फलाने एयरपोर्ट पे उतरे, हमने अपना पासपोर्ट निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया, पासपोर्ट पकड़ते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बाहर निकला और उसने हमारे पैरों को हाथ लगाया, और उसके बाद वहां पे बैठकर उसने हमें कहा कि जनाब आप कितने अजीम मुल्क से आए हैं, मैं आपके पासपोर्ट को चूमना चाहता हूं, मैं आपके पासपोर्ट की फोटो बना के अपने सीने के साथ लगाना चाहता हूं, आप कितने अजीम हैं, आपका पासपोर्ट कितना अजीम है। चौथे नंबर पे आ जाए। ये आपने किया पाकिस्तान के साथ, और ये अब से नहीं कर रहे, ये 70 सालों से पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो सकती है, पता कैसे? आप पाकिस्तान में दूसरा पासपोर्ट ही बंद कर दें, इनसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वापस ले लें, ऑफिशियल पासपोर्ट वापस ले लें, ब्लू पासपोर्ट वापस ले लें। आप हुक्मरानों का, उनके बच्चों का और पाकिस्तानियों का पासपोर्ट एक जैसा कर दें, मैं आपको गारंटी करता हूं चंद सालों के अंदर हमारी रैंकिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैंने वो वाकया सुना, मेरा दिल हिल गया, मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस किस्म का जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में। वक्त कम है लेकिन इसके बावजूद ये वाकया आपको सुनना चाहिए, और जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दहशतगर्द बनते कैसे हैं और उनकी तादाद बढ़ती कैसे है। अख्तर मेंगल साहब बताते हैं कि खोजदार का इलाका है जहरी, वहां पे सरदार नसीर हैं, वो बहुत बड़े सरदार हैं वहां के, उनके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं, आपको कहते हैं दहशतगर्द है, और उसे फौजी मारते हैं, उसका जवान बेटा जाके गिरबान पकड़ता है, उसको गोली मार के कत्ल कर देते हैं, और उसकी लाश उठा के ले जाते हैं, बाप को भी उठाकर ले जाते हैं। बाद में लाश इस शर्त के साथ वापस करते हैं कि तुम लोग लिख कर दो कि यह आदमी दहशतगर्द है जिसको हमने मारा है। सरदार अख्तर जान मेंगल ने यह भी बताया कि लगभग 1 लाख नौजवान मुबैना तौर पर पहाड़ों पर चढ़ गए बलूचिस्तान में, इनके हाथों में कलम की बजाय हथियार आ गए। अब रियासत किस तरफ जाएगी, और यह रियासती फैसलों के नतीजे में हो रहा है, उनकी हरकतों के नतीजे में हो रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो पुलिस वाले शहीद हुए, 30 के करीब पुलिस वालों की लाशें आई हैं, और ये लाशें कैसी आई जरा ये भी आप देख लीजिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि लाशें जिस तरीके से बरामद हुई, जो कुछ उनके साथ किया गया, यहां मेरे पास से एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि मैं खुद हिल गया कि ये क्या हुआ। यानी इन लाशों को उठाने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं गई। लोग बताते रहे सिक्योरिटी फोर्सेज को कि जनाब वहां पे लाशें पड़ी हुई हैं, जाकर वहां से लाशें उठा लें, लेकिन लाशें उठाने के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर लवाहिकीन ने क्या किया, अपनी मदद आपके तहत किराए पे गाड़ियां हासिल की, उन गाड़ियों को लेकर लवाहिकीन गए लाशें उठाने के लिए, और वहां से लाशें उठाकर लाके अस्पताल में रखी। अब अस्पताल के अंदर से लाशें लेने के लिए आ गए जनाब सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग। यानी जहां पहाड़ों में लाशें पड़ी हुई थी, जो इतला आती है कि जनाब आपके जो पुलिस वाले अगवा कर लिए गए थे, जिन्हें मगवी बना लिया गया था, उनकी लाशें पहाड़ों में पड़ी हुई हैं, जाकर आप वो लाशें उठा लें। लेकिन लाशें उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था। अब 21 पुलिस एहलकारों की लाशें पहाड़ों से बरामद हुई। मजबूरी तौर पर कल से अब तक 30 पुलिस एहलकारों को जियारत में अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें पहाड़ों पर पड़ी हुई थी, ये बाकायदा इंफॉर्मेशन है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जाके वो लाशें उठाने से कतरा रही थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गाड़ियां ली, मजदूर लिए और जाकर लाशें उठाकर लाए। अब जनाब वो कहते हैं जी लाशें आप हमारे हवाले कर दें ताकि हम वहां पे इज्तिमाई नमाज जनाजा करके एक बहुत बड़ा वो कर लें, अपनी हमारी कवरेज ववरेज हो जाए। यानी इनको लाशें भी चाहिए सियासत के लिए, इनको लाशें भी चाहिए अपने फायदे के लिए। लोग वो लाशें रख के सड़कों पर बैठ गए एहतजाज करने के लिए। लोग अब बात मानते ही नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से बेचारे लाशें उठाकर लाए। अब वो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। जो लवाहिकीन है उन्होंने भी धरना दे दिया है। जो पुलिस वालों के लवाहिकीन है, जो पुलिस वाले लड़ते हुए शहीद हुए, उनका मुतालबा सादा सा है। उन्होंने कहा यार हमारे साथ नहीं मिलके लड़ना, ना मिलके लड़ो, हमें हथियार तो दे दो, हमें वसाइल तो दे दो, हमें कम से कम इख्तियार तो दे दो कि हम खुद लड़ पाए। वो कह रहे हैं जी हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं, हम शानदार मुकाबला कर रहे हैं, हम इनसे लड़ रहे हैं, 5 घंटे हो गए हैं और हथियार नहीं पहुंच रहे, उन तक ताजा कुमक नहीं पहुंच रही। चले फौज उनकी मदद के लिए नहीं आई, एफसी उनकी मदद के लिए अगर नहीं आई मौके पे, तो कम से कम उन्हें हथियार तो पहुंचाए जा सकते थे। लेकिन क्या करें, हथियार तो प्राइवेट मलेशियाज के पास हैं, हथियार तो उन जत्थों के पास हैं जिनके जरिए से स्मगलिंग की जाती है, उन जत्थों के पास है जिनके जरिए से बाकायदा मंशियात का कारोबार किया जाता है। बलूचिस्तान तो पैसा कमाने की मशीन है। अंधाधुंध बलूचिस्तान में पैसा बनाया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसा बना रहे हैं बलूचिस्तान में।
DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि दुश्मन से बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पहले तो DGISPR सब बताएं कि बलूचिस्तान तरक्की कर कहां पे रहा है। पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पसमानदा इलाके किस सूबे में? बलूचिस्तान में। जिन जगहों पे हमले हो रहे हैं वो इलाके तरक्की याफ्ता है या पसमानदा? इंतहाई पसमानदा है। तो पसमानदा तरीन इलाकों में होने वाली कार्रवाइयों को DGISPR ये कैसे कह सकते हैं कि दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही? भाई तरक्की तो आप सारी DHA में कर रहे हैं, तरक्की तो सारी हो रही है PIA की प्राइवेटाइजेशन में, तरक्की तो सारी हो रही है एयरपोर्टों की फरोख्त के अंदर, तरक्की तो सारी हो रही है उन जगहों पे जहां पे बड़े बड़े रकबे लिए हुए हैं बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने, और वहां पे पानी की नहरें ले जाई जा रही हैं। सिंध का पानी जो है वो बेच दिया गया, रेगिस्तानों में पहुंचा दिया गया, और अब पीपल्स पार्टी कहती है जनाब कि हम मरसू मरसू सिंध ना देसूं, और उसके ऊपर कह रहे हैं जी हम सिंध के पानी के लिए तहरीक चलाने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी ने 6 नहरों के मामले में सिंध का पानी बेच दिया था। सिंध का हारी जो है वो ये बात अच्छी तरह अपने पल्ले बांध ले कि जरदारी ने अपने बेटे के इक्तदार के लिए और अपनी सदारत के लिए सिंध का पानी बेच दिया था। अब आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, जो मर्जी आप करें, पानी तो सिंध का इन्होंने बेच दिया, और वो अब रेगिस्तानों में ही जाएगा। नहरें मुकम्मल होंगी और रेगिस्तान सैराब होंगे, जबकि सिंध का हारी पानी के लिए तरसेगा और बाकी पानी आपका भारत रोक रहा है, और उससे पानी छुड़ाने का आपके पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई संजीदगी दिखाई देती है। तो नाज़रीन, पुलिस के लवायकीन यानी जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी लाशें सड़कों पर रख के बैठे हुए हैं, ये पहली दफा हो रहा है। और ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि पुलिस वाले ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं कि यार हम बुज़दिल नहीं है, हमें ड्यूटी करनी है तो कम से कम हमें सहूलत तो दो ड्यूटी करने के लिए। वहां से मादनियात उठाकर ले जाते हैं बलूचिस्तान से, तेल की स्मगलिंग वहां से चल रही है, मंशियात की स्मगलिंग और कारोबार वहां पे चल रहा है, सारे लोग मुनाफा बना रहे हैं, और बर कौन रहा है? मकामी बलूच, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलूच है, उसका कत्लेआम हो रहा है वहां पे। और इक्तदार के ऊपर बिठा दिए जाली लोग, जैसे हमेशा से बिठाए जाते हैं। मौलाना इसहाक का मैं एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो गया आजकल, और मैं वो सुन रहा था, बहुत सारी जगहों पे लोग लिख रहे हैं मौलाना मोहम्मद इसहाक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा करना है। ये इतना बड़ा जुर्म है जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुक्मरानों के साथ मिलकर कर लिया। तो चले, इन्होंने ये जुर्म किया है ना, तो ये सजा भी भुगतेंगे, इस दुनिया में भी भुगतेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इनसे जवाब मांगेंगे। देखिए आज फातिमा जिन्ना का, हमारी मादरे मिलत हैं, कौम की माँ फातिमा जिन्ना, आज उनका यौम वफात है। किन हालात में वो दुनिया से गई? बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया था। फातिमा जिन्ना को भी एक जर्नैल ने अपने जाती इक्तदार, मफाद और फायदे के लिए मुल्क का गद्दार करार दिया था। जनरल अयूब ने कहा था कि फातिमा जिन्ना पाकिस्तान की गद्दार है। ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, ये आजकल उनकी जमात के बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। ये लोग एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के फिराते थे और ये कहते थे कि जनाब ये जो है ना फातिमा जिन्ना है, क्योंकि लालटेन फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था। बाद में जब फातिमा जिन्ना इस दुनिया से चली गई तो बाद वाले जर्नैलों को अपने ज़ाती मफाद के लिए याद आया कि ये तो मादरे मिल्लत थी, फिर उनका नाम मादरे मिल्लत रख दिया गया। यानी पहले उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी ज़िंदगी में उन पर तशद्दुद किया गया, ज़हनी टॉर्चर किया गया, उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी तौहीन की गई, और जब वो दुनिया से चली गई तो बाद में आने वाले जर्नैलों ने कहा ये मादरे मिल्लत है। तो अपने फ़ायदे के लिए ना इन्होंने कल को इमरान खान को भी कोई बहुत बड़ा लकब दे देना है। आने वाले जर्नैलों ने, आज वाले जर्नैल तो इमरान खान को गद्दार करार दे रहे हैं, मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो हार नहीं मानता इनसे। और आने वाले जर्नैल याद रखिएगा, वो अपने मफाद के लिए ना उस वक्त जो उनका मफाद होगा वो कहेंगे जी इमरान खान जी बड़ा नेशन का ये था वो था, वो बहुत बड़े बड़े अलकाबात दे देंगे। जिसे मोहसिन पाकिस्तान कहा गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसको इन्होंने ऐसा निशान इबरत बनाया कि वो कहता था यार मुझे दुख है कि मैंने इनके लिए काम क्यों किया। जर्नैलों ने ही किया उसके साथ भी, परवेज मुशर्रफ ने और उसके साथ जो दूसरे जर्नैल थे उन्होंने मिलकर ये घटिया खेल खेला था। तो घटिया खेल तो नाजरीन ये खेल रहे हैं और कई दहाइयों से खेल रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल देखें ना, वो कितनी खराब हो गई। वहां पे जो बंदा भी वोट मांगने जाता है अवाम उसकी धुलाई कर देती है। ये एक नहीं कई वाकयात हो चुके हैं, कई जगह पे लोग जाते हैं, अभी बचत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आपको चीजें नजर आएंगी। वोट मांगने नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जाते हैं, लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। पिछले दिनों अंडा मारा उन्होंने एक आदमी को जो सबसे तगड़ा आदमी बना फिरता है वहां पे। लोग बहुत गुस्से में हैं, वो धुलाई कर रहे हैं, वो भगा देते हैं कि वोट मांगने आए हो बेशर्मो,
हमारे नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और ये कश्मीरियों की तहरीक है। ये जो लोग कहते हैं ना चंद शरपसंद थोड़े से लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी कूनी आप किसी और को सुनाए जाके। हर कश्मीरी इसके साथ खड़ा है। उसकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि यहां बरतानिया में इतना बड़ा मुजाहरा तारीख में कभी नहीं किया कश्मीरियों ने, भारत के खिलाफ नहीं किया जितना बड़ा मुजाहरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों के खिलाफ उन्होंने किया। तो इसका मतलब यह है कि सारे कश्मीरी तो उधर खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं, मैं आपको अपने अगले वीलॉग में वो खबरें दूंगा, क्योंकि इस वीलॉग में तो सारा बलूचिस्तान डिस्कस हो गया और कुछ कश्मीर की थोड़ी बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊं कि अहमद फरहाद और रज़ी ताहिर, इन दोनों के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। रज़ी ताहिर साहब को एक मरतबा फिर ज़मानत नहीं मिली, इनके साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। लगातार बार बार उनको जो है वो रिमांड पे कभी दे दिया जाता है, कभी जुडिशल कर दिया जाता है, और अब पीर वाले दिन दोबारा दिया गया कि मंडे को दोबारा अदालत लगेगी, मजीद दलाइल होंगे। भाई ऐसा क्या कर दिया उसने? कोई एटम बम का फार्मूला लेकर चोरी कर दिया उसने? एक जर्नलिस्ट है, वो एक खबर देता है, आपको खबर पसंद नहीं है तो भी इसमें उसका क्या कसूर है? अरशद शरीफ ने कहा था ना कि आपको आईना दिखाते हैं हम, अगर आपको आईने में अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो अपनी शक्ल ठीक करें। आप आईने को क्यों तोड़ते हैं? आप हमसे क्यों लड़ते हैं? इसी तरह अहमद फरहाद से पूरा जोर लगा रहा है निजाम, वहां पे बैठ गए, जनाब एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बनाओ जिसमें आप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बुरा भला कहो और इन सारी चीजों को गलत करार दो तहरीक को। लेकिन अहमद फरहाद ऐसा नहीं कर रहा, उस पर बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आप सोच नहीं सकते ये किस तरह दबाव डालते हैं और कितना दबाव डालते हैं, आपकी फैमिलीज तक को वल्नरेबल कर देते हैं। बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, मैं इसको समझता हूं। तो अहमद फरहाद साहब के लिए और रज़ी ताहिर साहब के लिए आवाज उठाइए। मैंने फातिमा जिन्ना का जिक्र किया ना, तो जाते जाते मैं बताऊं, आज भी जर्नैल वही खेल खेल रहे हैं। आज भी यास्मीन राशिद जो एक माँ की तरह वो जेल में बंद है। आलिया हमजा, उन्होंने एक बड़ा शानदार जो है वो थप्पड़ भेजा जेल से,